वीरवार शाम का वक्त था जब मैंने अपनी शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी की। काम का जोर बहुत ज्यादा था क्योंकि दूसरे डिलीवरी वाले ने कुछ हफ्तों से फोन उठाना और काम पर आना बंद कर दिया था, इसलिए बाकी के लोग ओवरटाइम कर रहे थे। जो पता मुझे दिया गया था वो घर शहर से थोड़ी दूरी पर था। वो जगह इतनी एकांत और लोगों की भीड़ भाड़ से दूर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जगह बुझी हुई रोशनी को भी निगल लेगी। मेरा नाम जैक है और यही वो रात है जब मेरे साथ यह हादसा हुआ। वो ऑर्डर शुरू से ही बहुत अजीब था। एक बड़ा पिज्जा बिना किसी टॉपिंग के, डिलीवरी के वक्त पेमेंट करने का विकल्प और साथ में एक नोट डाइनिंग टेबल पर रख देना। जिज्ञासा से भरा मैं, लेकिन इस नौकरी में मैंने कई अजीब रिक्वेस्ट्स देखी थी। जैसे ही मेरी बाइक बजरी वाली सड़क पर चढ़ी, मुझे उस जगह से अजीब सी अनुभूति होने लगी। जरूर कोई गलती हुई है, मैंने दोबारा जीपीएस चेक करके खुद से कहा, लेकिन लोकेशन तो बिल्कुल सही थी। जैसे ही मैं पिज्जा बॉक्स हाथ में लेकर मुख्य द्वार की तरफ गया, हवा ठंडी हो गई। मैंने इस उम्मीद में दरवाजा खटखटाया कि कोई खोलेगा नहीं, और वैसा ही हुआ। कोई नहीं आया, इसलिए मैंने नॉब घुमाया और दरवाजा खुल गया। हेलो, मेरी आवाज अंदर के अंधेरे में कहीं गुम सी हो गई। पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर का हिस्सा परछाइयों से घिरा हुआ था। हवा में धूल के कण उड़ रहे थे। खुली हुई खिड़कियां, टूटे हुए फ्रेम्स और अजीब तस्वीरें। मैंने अंदाजा लगाते हुए डाइनिंग रूम देखा। मेरे पैरों की आवाज उस लकड़ी के फ्लोर पर गूंज रही थी। जैसे कि नोट में निर्देश दिया गया था। टेबल वहीं था, लेकिन वो खाली नहीं था। धूल से भरा एक बढ़िया बर्तनों का सेट वहां रखा हुआ था। यहां तक कि पूरी टेबल धूल की मोटी चादर से ढकी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वहां पर पिज्जा बॉक्स के आकार वाली जगह एकदम साफ थी। मैंने बॉक्स वहां रख दिया। ये बहुत अजीब है, मैंने जोर से कहा और वहां से निकलने का फैसला कर लिया। और तब मैंने सुना मेरे पीछे वाली कुर्सी को हल्के से खिसकने की आवाज। मैं तेजी से पीछे बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए दोबारा घूमा, मैं जम गया। मुझे एहसास हुआ कि दीवार पर लगी तस्वीरें बदल गई हैं। पहले जहां पहाड़, नदी और अजीब अजीब सी तस्वीरें लगी हुई थी, अब वहां लोग दिखाई देने लगे थे, मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखों में खोखलापन झलक रहा था। मेरे अंदर का डर बढ़ने लगा। मैं भागते हुए दरवाजे तक गया, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। ये खुल क्यों नहीं रहा? मैं हांफने लगा। मेरी सांसें कमरे की ठंडी हवा में धुंधली होती हुई दिखाई दे रही थी। मैं वापस कमरे की तरफ मुड़ा और तभी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां से आ रही हैं। और फिर अचानक एक औरत ने मेरे कान में आकर कहा, खाना खत्म होना चाहिए। मैंने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। तापमान अचानक से गिर गया। सांस छोड़ते हुए टॉर्च की रोशनी में मुझे भाप दिखाई देने लगी। फिर हंसी की आवाज आनी शुरू हो गई। वो किसी बच्चे की हंसी की आवाज थी, जिसके पीछे किसी बुरे वक्त का प्रभाव छुपा था। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी, ऐसी आकृतियां जो इंसान जैसी तो लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं थी। मैं पीछे की तरफ गिर गया। मेरे पीठ डाइनिंग टेबल की ठंडी लकड़ी से टकराई। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन पिज्जा का बॉक्स खुला हुआ था और अंदर पिज्जा नहीं, मांस का भयानक टुकड़ा था। उसकी सड़ी हुई बदबू मेरी नाक को छू रही थी। मैंने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया। वो एक सड़े हुए मांस से कई ज्यादा था। वो बहुत ही अजीब था और मुझे घुटन हो रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। मैं आगे गिड़गिड़ाने लगा। किसके सामने, ये मैं नहीं जानता। उस औरत की फुसफुसाहट और तेज होने लगी। उस बच्चे के हंसने की आवाज भी और जोर से आने लगी। अचानक से दीवार पर टंगी एक तस्वीर गिर गई, जिस वजह से कमरा हिल गया। उस पर बिना आंखों वाला एक आदमी, बिना आंखों वाली एक महिला और बिना आंखों वाली एक छोटी बच्ची थी। और फिर तापमान सामान्य हो गया। परछाइयां पीछे हट गई और हंसी हवा में गायब हो गई। मैं अकेला था, या फिर मुझे तो अब तक ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर मैंने डाइनिंग रूम की दहलीज पर एक आकृति को खड़े हुए देखा। एक बच्ची जो 7 साल से ऊपर की नहीं होगी। उसकी आंखें अंदर से खोखली थी। क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? उसने पूछा। उसकी आवाज में मासूमियत और काली गहराई दोनों का एहसास था। मैं ना ही कुछ बोल पाया और ना ही हिल पाया। उस बच्ची की आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो खालीपन से मेरे रूह खींच रही हो। मैं नहीं, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम हमारे मेहमान हो, उसने अपना सर पूरा घुमाते हुए कहा। उसने अपना सर इतना घुमा लिया था कि अब उसकी पीठ के ऊपर उसकी आंख, नाक, कान, मुंह दिखाई दे रहे थे। और खाना भी खत्म नहीं हुआ। जब उसने बात करना शुरू किया तो हमारे आसपास की हवा में तनाव और भारीपन बढ़ गया, जैसे कि उसकी बातों में इतनी गहराई थी कि कमरा भी उस अंधेरे से भर गया।
मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मैं इस जगह का नहीं हूं। मैंने उससे कहा। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो लड़की सिर्फ मुस्कुराई। उस मुस्कान में छल दिखाई दे रहा था। कोई भी नहीं होता जब तक वो यहाँ नहीं जाते। रात के अंधेरे में गुम होने से पहले उसने ये रहस्यमय जवाब दिया और मुझे अकेले उस जगह पर छोड़ दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें मुझे देख रही थी। उनकी नजर मेरी हर हरकत पर थी। मैं जहां जहां जाता उनकी आंखें वहां वहां मेरा पीछा करती। मेरे साथ छल किया गया था, इस भाव से मैं उभर नहीं पा रहा था। डरते हुए मैंने खुद को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन टूटने की बजाय मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दीवार पर छलांग लगाई हो, जिस वजह से मेरे कंधे पर चोट लग गई। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक जाल में फंसा हुआ चूहा था, मेरी समझ से परे ताकतों का एक खिलौना, तो मुझे घबराहट होने लगी। तब जाकर उस घर ने अपना असली भयानक रूप दिखाना शुरू किया। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। एक महिला के जोर से चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी और उस बच्ची के पीछे मैंने आखिरकार एक आकृति को देखा। खून से लथपथ रात वाले कपड़े पहने एक मोटा आदमी चुपचाप बैठकर मुझे देख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खोखलापन था। आओ हमारे साथ डिनर करो, उस बच्ची ने फिर से कहा। मैं हद से ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। मैं धीरे से डाइनिंग टेबल की तरफ गया। मैंने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में डालने से पहले आंखें बंद कर ली। मैंने हार मान ली थी। मैंने एक बाइट ली और अचानक मुझे ब्रेड जैसा स्वाद महसूस हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो एक बार फिर खुद को खाली, धूल भरे, जीवनहीन कमरे में पाया। बिना आंखों वाली अजीब आत्माएं जा चुकी थी। उस औरत के चिल्लाने की आवाज बंद हो गई थी और मैंने सिर्फ खुद को वही पिज्जा खाते हुए देखा जो ऑर्डर किया गया था। आसपास सिर्फ शांति थी। मैं शीशे में खुद को देख पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इन सब के बीच एक नई आवाज ने कमरे की खामोशी को चीरा। फोन बजने की आवाज। उसका स्वर तेज और परेशान कर देने वाला था। मेरा फोन। मेरे हाथ कांप रहे थे और बहुत ही मुश्किल से मैंने फोन उठाकर जवाब दिया। हेलो जेक, मैं बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ से जवाब आया। मैंने आवाज पहचानी। वो मेरा मैनेजर था। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? तुम 2 घंटे से बाहर हो। 2 घंटे? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इस घर में आए हुए बस कुछ मिनट हुए हैं। मैं फंस गया हूं, मैं हांफते हुए कहा। प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी है। वो ये जो घर है, उस घर का पता अभी कुछ पल पहले मुझे अच्छी तरह याद था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था। वो घर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था और मैं रोने लगा। जैक, शांत हो जाओ। कौन सा घर? तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मैं इधर उधर देखने लगा, कोई ऐसी चीज जो मुझे रियलिटी में वापस ले आए, और तब मैंने ध्यान दिया। वो पिज्जा बॉक्स टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा पिज्जा गायब था, खा लिया गया था। ये किसने खाया था? जेक, मेरी बात सुनो। सिस्टम पर तुम्हारे नाम का ऑर्डर क्यों दिखाई दे रहा है? क्या? तुम्हारे द्वारा किया गया ऑर्डर, तुम्हारे नंबर से। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने फौरन पिज्जा ऐप खोली और उस ऑर्डर की डिटेल्स को चेक किया। सदमे के मारे मेरे हाथ से फोन गिर गया। मेरा दिमाग दौड़ने लगा जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वो ऑर्डर मेरे नाम पर किया गया था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और पीछे मुड़कर देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। मैं ऐसे बाहर भागा जैसे मेरी जिंदगी उस दरवाजे पर निर्भर थी। आखिर में मैं उस डिलीवरी लड़के से मिला जिसने काम पर आना बंद कर दिया था, और मुझे पता चला कि वो भी ठीक इसी तरह के घर में एक बार फंस गया था जैसे कि मैं, और उसने भी मेरी ही तरह इस तरह के हादसे का सामना किया था, जो तब जाकर खत्म हुआ जब उसने उसी पिज्जा को खाया जो वो डिलीवरी के लिए लेकर आया था। पिज्जा प्लेस ने फौरन अपने सिस्टम पर अपडेट कर दिया कि वो इस जगह का ऑर्डर फिर से ना ले, और कोई भी और डिलीवरी लड़का फिर उस घर में वापस नहीं गया। शाम की हवा तेज थी, जिसमें लड़कियों से भरे एक घर से संगीत और हंसी की आवाजें आ रही थी। वो आजादी और जश्न की रात होने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं सामने आई, यह आतंक की एक ऐसी घटना में बदल गई जो हमेशा मेरी यादों में बनी रहेगी। इसकी शुरुआत एक मजाक से हुई, एक घटिया मजाक जो हमने पिज्जा डिलीवरी करने आए आदमी के साथ किया था। हमने उसे पहले भी देखा था, उसकी अजीब हरकतें और जिस तरह वो किसी से भी नजरें मिलाने में संघर्ष करता था। उसका नाम एरिक था। हम उसके बारे में इतना इसलिए जानते थे क्योंकि एक बार उसे मुस्कुराता हुआ देखने की उम्मीद में हमने उससे बात की थी। उस रात नशे में होने की वजह से मैं बहुत रोमांचक प्रभाव में थी और हमने बात को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। क्योंकि मैं लड़कियों के इस ग्रुप में नई थी, इसलिए मुझे आगे जाकर उस आदमी से फ्लर्ट करने के लिए कहा गया।
और उसे इस बात पर यकीन दिलाने की चुनौती दी गई कि वो पार्टी का हिस्सा बन सकता है क्योंकि लिस्ट में उसका नाम डाला गया है। इसी के साथ हमने चुपके से इंस्टा लाइव ऑन कर दिया। हाय जान, मैंने रस भरी आवाज में कहा। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पार्टी तब तक शुरू ही नहीं होती जब तक तुम नहीं आते। ये रहे आपके पिज्जास, उसने हिम्मत जुटाकर कहा क्योंकि मैं उसके चेहरे तक झुक गई थी जैसे मैं उसे किस करने वाली हूं और वहीं पीछे से मेरी बहन जोर से हंस रही थी। आपको इसके लिए $30 देने हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं तो क्या ये फ्री हो जाएगा? मैं नहीं वैसा। मैं तुम्हें पूरे 1 मिनट तक किस करूंगी अगर तुम ये पिज्जा फ्री में दे दोगे। आंगन की धीमी रोशनी में उसकी भी चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक किसी अंधेरी और ना पहचाने जाने वाली चीज की चिंगारी थी। क्यों ना तुम किस करने से थोड़ा और ज्यादा करो और मैं तुम्हें अगली 3 पार्टीज तक फ्री पिज्जाज दूं। उसके शर्मीले स्वभाव को अचानक आत्मविश्वास से भरे हुए स्वभाव में बदलते देख एक बार के लिए मैं हिल गई। तभी मेरी एक दोस्त ने मुझे कान में आकर बताया कि हमारे लाइफ पर 3000 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। हमें इसे और आगे बढ़ाना था। थोड़ा और ज्यादा से तुम्हारा क्या मतलब है? वेल, हम सब यहाँ इतने समझदार तो हैं ही, तुम जानती हो। 3 पार्टीज तक फ्री पिज्जास। हाँ, अगर मैं कहूं 5? 3। 5 कर दो और मैं तैयार हूं। 3, 5 और मेरी खूबसूरत दोस्त भी इसमें साथ देगी। 3, 5 और मैं। बस! मेरा गला पकड़ने से पहले वो मुझ पर जोर से चिल्लाया। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मेरे साथ इस तरह बहस मत करो। इस वक्त मेरी बहनों को बीच में आना पड़ा और उन्होंने इंस्टाग्राम से लाइव के बीच में ही उसे धमका दिया। चौंका देने वाली बात तो यह थी कि वो सिर्फ वहां से भाग नहीं बल्कि पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी आंखों में बदले की भावना हम सबको दिखाई दे रही थी। आगे जो होने वाला था हम सब उसके लिए तैयार नहीं थे। एरिक कुछ समय बाद रात की आड़ में वापस लौटा। हम सब इस वक्त सुस्त पड़े थे जब अचानक लाइट बंद हो गई। हमें इस बात का एहसास होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि बहुत सी लड़कियों के फोन गायब थे। हर जगह दहशत फैल गई, लेकिन उसके बाद जो शांति आई वो इतनी गहरी थी कि उसकी चीख ने हमें बेचैन कर दिया। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, जानबूझकर बहुत तेज। मैंने उसे लिविंग रूम में देखा। वो एक खिड़की के आगे खड़ा हुआ था जहां से चांद की रोशनी में उसकी परछाई दिखाई दे रही थी, जो किसी राक्षस के रूप से कम नहीं लग रही थी। जब वो बात करता तो उसकी आवाज बिल्कुल शांत लगती, उस आतंक से बिल्कुल विपरीत जो उसने हमें कुछ देर पहले दिया था। तुमने मुझे अपने खेल का मुख्य हिस्सा बना लिया, उसने सर टेढ़ा करते हुए कहा। वो मुझे ऐसा देख रहा था जैसे मैं कोई नमूना हूं। अब तुम मेरे खेल की मुख्य पात्र बनोगी। अचानक बेसमेंट से जोर की आवाज आई। मैंने 1 सेकंड के लिए उस तरफ देखा और उतने में ही एरिक गायब हो गया। मेरी सबसे खास दोस्त जेनिफर, जो उस मजाक के समय सबसे ज्यादा जोर से हंस रही थी, बेसमेंट में मिली। उसके होंठों को कान तक काट दिया गया था, उसकी आंखों को निकाल दिया गया और उनकी जगह पिज्जा की टॉपिंग पेपरोनी रख दी गई थी। इससे पहले कि हम समझ पाते कि ये क्या और कैसे हुआ, हमने 2nd फ्लोर के बाथरूम से चिल्लाने की आवाज सुनी। लीजा और मरीसा, 2 जुड़वा बहनें, गीले कपड़ों में बाथरूम में लेटी हुई पाई गई। उन्हें मुश्किल से उसमें फिट किया गया था। टब उनके खुद के खून से भर गया था, जो उनका गला काटा होने की वजह से उनके शरीर से निकल रहा था, और उनके मुंह में एक पिज्जा का स्लाइस ठूस दिया गया था। एरिक की उपस्थिति और भी ज्यादा बेशर्म हो गई। उसने बार बार हमसे मिलना शुरू कर दिया। वो हमें डरा हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसने हम पर विजय पाली है। उसका गुस्सा अजीब था। थोड़ी सी बात पर वो गुस्सा हो जाता। उसके मूड का किसी को पता नहीं चल रहा था। वो कभी भी खतरनाक रूप ले लेता। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे, हमारे फोन गायब थे, और नशे में होने की वजह से हम ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकती हो? उसने मुझे चुनौती दी और मुझे किचन में घेर लिया। उसकी गर्म सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही। उसकी आंखों में अंगार था। पहले मैं तुम्हारी सहेलियों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे तुम्हारे जहन में उतर जाए, और जब तुम भीख मांगोगी मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तब मुझे एहसास हुआ कि वो सब पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। उसके आगे हार मान लेना उसकी कमजोरी है। ये खतरनाक खेल था, एक पागल आदमी के साथ छल करना, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे उससे बात करते रहने की जरूरत थी, किसी भी तरह उसका ध्यान सिर्फ मुझ पर रखने की। एरिक, तो पहले से जीत चुके हो, हम डरे हुए हैं, तुम जानते हो ना, और तुम यही तो चाहते थे। ओह, ये तो बस शुरुआत है जानेमन। उसकी धमकी से हम घबरा गए। जिस भयानक मंजर को वो वादा करके गया था वो अभी आना बाकी था। एरिक हमारे दिमाग से खेल रहा था।
उसकी हर चाल हमें एक दूसरे से दूर करने की थी, ताकि हम उम्मीद की कोई भी किरण अपने अंदर ना जगा सकें। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसके टेढ़े मेढ़े खेल के नियम साफ होते गए। वो चाहता था कि हम अलग अलग होकर डरे हुए पूरी तरह से उसकी दया पर निर्भर हो जाएं। वो कभी कभी सामने आता, कभी अंधेरे में हलचल करते हुए, कभी पूरी तरह से अपनी भयानक उपस्थिति दिखाते हुए। उसकी डरावनी हंसी इस बात का प्रतीक थी कि उसका हम पर कितना वश था। उस रात का अंत होते होते हमें काफी चीजें समझ में आ गई। हमें कुछ ही मिनट के समय में 6 लाशें मिली जिन पर भयानक किस्म के निशान थे। लेकिन इस वक्त तक एरिक ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। उसका मेरे साथ बातचीत का वक्त और लंबा और तानों से भरा हो गया था। ऐसे ही एक मुलाकात के दौरान मुझे अपना मौका नजर आया। उसने मुझे लिविंग रूम में कोने में फिर से घेर लिया। उसके हाथ में खून से लिपटा एक तेज धार का चाकू था। चांद की रोशनी उसके पापी चेहरे पर पड़ रही थी। तुमने देखा ना काले, गलत आदमी से पंगा लेने का अंजाम। मैं तुम्हारे 3 और दोस्तों को सुलाने के बाद तुम्हारा पीछे आऊंगा। अगर तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहती तो। उसका ध्यान मुझ पर, उस डर पर जिसे वो मेरी आंखों में देखने की उम्मीद कर रहा था, इतना था कि उसका ध्यान उस भारी किताब पर गया ही नहीं जो मैंने चुपचाप शेल्फ से उठा ली थी। पूरी हिम्मत और जोर लगाते हुए मैंने उस किताब के कोने से उसके सर पर दे मारा। उसके प्रभाव से वो लड़खड़ा गया और चाकू जमीन पर गिर गया। ये वो मौका था जिसकी मुझे जरूरत थी। जैसे ही उसका ध्यान खुद को संभालने पर गया, मैं चाकू की ओर लिपटी और मैंने उसे उठा लिया और बिना किसी संकोच के एरिक को नियंत्रण हासिल करने दिए बिना एक्शन लिया। मैंने एक चीख के साथ, जिसमें कुछ हद तक डर और कुछ हद तक गुस्सा, चाकू घुमाया। वो सतर्क हो गया। ब्लेड उसके चेहरे पर जाकर लगा और वो गिर गया। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। शोर सुनकर बाकी लड़कियां भी भागते हुए आ गई और उन्होंने मुझे एरिक पर चढ़े हुए देखा। मेरे हाथ में चाकू और स्वभाव में सबकी जान बचाने का संकल्प था। हम सब ने मिलकर उसके हाथ पांव बांध दिए। उसकी जेब से उसका फोन निकाला और उसके लहलुहान शरीर पर लात मारते हुए पुलिस को बुलाया। जब मैं फोन कर रही थी तो मेरी सहेलियां तब भी एरिक को मार रही थी। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने हमें एक दूसरे के साथ लिपटे हुए देखा। वो एरिक को गिरफ्तार करके ले गए। उसके बाद सवालों के भवंडर आए। उस घर में दिलचस्प और डर भरा दृश्य दिखाई दिया, लेकिन इन सब के बीच हमें खुद पर गर्व था। हमने न केवल खुद को उस रात के आतंक से बचाया था, बल्कि उस अंधेरे से भी खुद को निकाल लिया था।